जब मुसलमानों की बस्तियों को तोड़ा जाता है, जब मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, जब मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है, तो ये खामोश क्यों बैठे रहते हैं? इल्ज़ामात लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आगे आ जाते हैं, मगर जब हमारे कौम पे जुल्म सितम हो रहा होता है, जब मजलूमों पे जुल्म सितम हो रहा होता है, तो ये खामोश बैठे होते हैं। और कांग्रेस वाले जो है वो बीजेपी की अम्मा है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा तो राज करने वाली कांग्रेस रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के एरिया में जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसको रोकने वाला कोई इंसान था तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, और उसके लिए कोई फ़ंड करा गया। 10 करोड़ का फ़ंड निकाल के जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जो है उस मंदिर को बनाने के लिए दिया। तो अब आप कैसे बता सकते हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों के लिए बोले? मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में ढाल दिया गया। तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मजलिस उठा रही है, मजलिस ने उनको टिकट दिया, मजलिस ने उनको लड़ाया। जो आज के वक्त के इख्तिदार में बैठे लोग और वो पार्टियाँ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम समाजवादी पार्टियाँ जो सेकुलरिज्म के नाम पे धब्बा है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में पंडित मनमोहन जागामा है, पंडित है वो, मगर हमारी पार्टी में है। आप बिहार चले जाइए, आपके बिहार में राणा रंजीत सिंह है जो हमारी पार्टी में है। ऐसी कोई बात नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आप मुसलमान जो कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, जो भी समाजवादी में बैठा हो, कांग्रेस में बैठा हूँ, उसको मैं नामर्द कहता हूँ। वो अपने अवाम की, अपने मुसलमान कौम की आवाज़ नहीं उठाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तम नगर में है और आपको बता दें हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद अरशद अशरफ़ी साहब, जो AIMIM यूथ इंचार्ज दिल्ली स्टेट के हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों की चाय में। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, और खबरों की चाय का भी मैं खैर मकदम करता हूँ इस चीज़ का। आपकी राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और AIMIM पार्टी को ही आपने क्यों चुना? दिल्ली में और भी बहुत सारी पार्टियाँ थीं। देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल इंसान था पहले। मतलब नॉर्मली हम लोग, ना पॉलिटिक्स से कोई मतलब था, ना किसी चीज़ से कोई मतलब, जैसे ज़िंदगी गुजारना होता है उस तरीके से गुजार रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं बैत हूँ, सिलसिला अशरफ़ी लगता है कि शौजा शरीफ, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। तो लोग पार्टी में थे हमारे, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। तो उन लोगों को देख के ही मैं मजलिस में आया। और फिर जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली में हम लोगों ने मेहनत करी। दिल्ली में कोई टीम नहीं थी, और हर जगह पे गए, हर जगह पे पार्टी का पैगाम को पहुंचाया। उसके बाद अल्लाह ने जब ज़रिया बनाया तो अल्लाह ने एक मकाम पे दिया है लाके, तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं बैठ के। आप दिल्ली स्टेट के यूथ इंचार्ज हैं, तो फ्यूचर में आप दिल्ली के युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? कुछ प्लानिंग है आपके पास? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवाओं को भी लेके चल रही है साथ में, और तमाम मज़लूमों के साथ खड़ी। युवाओं को तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो जवानी कुर्बान कर रहे हैं अखिलेश भैया पे, समाजवादी पे और कांग्रेस पे, तो जो युवा हमारे साथ ही जुड़े हैं इन तमाम जुम्मन वाली पार्टियों से या सेकुलरिज्म के ढोंग पे रचने वाली पार्टियों से, तो हम उनको मुत्तहिद कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो है, देख रहे होंगे कि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, बदहाली, नौजवान आज जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, मगर नौजवानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। छात्र परेशान है, नीट की परीक्षा जब होती है उसके पेपर लीक हो जाते हैं। अब बताइए, हम नौजवानों को ये समझा रहे हैं, उठो मुत्तहिद हो जाओ, आओ एक प्लेटफॉर्म पे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं बोलती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम उस वर्गों के लिए बोलती है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आपने जंतर मंतर का चर्चा किया कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है CJP के द्वारा, तो क्या AIMIM दिल्ली की तरफ से अभी तक डेलीगेशन जंतर मंतर गई है? क्योंकि वहाँ से स्टेज से साफ कहा गया था कि अगर आप अपनी राजनीतिक चर्चाओं को पीछे छोड़ के अगर आते हैं तो आपका स्वागत है। क्या AIMIM की टीम अभी तक गई है? देखिए, मजलिस एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड जमात है, और CJP जो है वो छात्रों का एक संगठन है, वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जज्बाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई डेलीगेशन अभी तक नहीं गया है। हाँ, कुछ लोग गए होंगे तो व्यक्तिगत आधार पे गए होंगे, पार्टी से हट के गए होंगे, अपने व्यक्तिगत आधार पे जाके वहाँ खड़े हुए होंगे बस। तो व्यक्तिगत आधार पे क्या मोहम्मद अरशद अशरफ़ी का कोई प्लान है जाने का आगे? देखिए, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी जो हमारा फोकस है वो दिल्ली MCD इलेक्शन को लेके है,
और हम अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, अपने वार्डों को मजबूत कर रहे हैं, अपने विधानसभाओं को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर डॉक्टर शोएब जमाई साहब जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमारे प्रभारी है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे जो है, उनके कहने पे जो है, हम लोग दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा सीटों पे एमसीडी पे चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। 2022 के एमसीडी चुनाव में भी दिल्ली में चुनाव लड़ी थी AIMIM, एक भी सीट नहीं आई थी। 2027 में भी चुनाव होने वाला, लगभग 250 के करीब सीट है और 10 सीट रिजर्व है। तो क्या MIM 2027 के लिए एमसीडी के लिए क्या तैयारी कर रही है और कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सलार कहते थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अब्बा जान कि पहला इलेक्शन लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरा लड़ा जाता है हराने के लिए और तीसरा लड़ा जाता है जीतने के लिए। 2022 में हम लड़े हारे, 2024-25 के दरमियान में विधानसभा के इलेक्शन लड़े हराए और इंशाअल्लाह ताला 27 के दरमियान में हम जीतेंगे। आपने 2024-25 विधानसभा का चर्चा किया, जो ओखला से लड़े थे शिफाउर रहमान साहब और एक आपके ताहिर हुसैन साहब लड़े थे। जिस तरीके से भीड़ दिखी थी चुनावी रैलियों में, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाया था? क्योंकि एक तरफ माहौल लगा था ओखला के अंदर कि शिफाउर रहमान आखिरी दम तक चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी में बाजी कहाँ पलटी? देखिए, हमारा मेन मकसद था उनको जिता के उनके घर तक लाना, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मजलूमों के साथ खड़ी हुई है जो आज के वक्त के इख्तिदार में बैठे लोग, और वो पार्टियाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम समाजवादी पार्टियाँ जो सेकुलरिज्म के नाम पे धब्बा है, उन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में ढाल दिया गया। तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मजलिस उठा रही है, मजलिस ने उनको टिकट दिया, मजलिस ने उनको लड़ाया, MIM उनके साथ खड़ी रही। आज शिफाउर रहमान साहब बाहर है। लेकिन MIM पे एक हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि ये वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां मुसलमान वोट बैंक ज़्यादा है, जहां नन मुस्लिम है, जहां मुसलमान कम है, वहां MIM अपना कैंडिडेट क्यों नहीं देती है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम जगहों पे इलेक्शन लड़ती है। किसी को ये गलत थिंकिंग हो कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे नगर सेवक जो है वो हिंदू भाई निकल के आए, दलित भाई निकल के आए, और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे हिंदू हैं। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पंडित मनमोहन जागामा है, पंडित है वो, मगर हमारी पार्टी में है। आप बिहार चले जाइए, आपके बिहार में राणा रंजीत सिंह है जो हमारी पार्टी में है। ऐसी कोई बात नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सिर्फ मजलूमों की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ मजलूमों पर जुल्म होगा, इंशाअल्लाह ताला उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी, उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी उन जालिमों के सामने। 2027 में 2 चुनाव होने हैं, एक आपका दिल्ली एमसीडी चुनाव है, दूसरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। क्या कुछ बातें चल रही हैं आप लोगों के दरमियान कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन होगा, या फिर AIMIM जिस तरीके से बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी विधानसभा में, यूपी में भी अकेले लड़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का मसला ये है कि वहाँ के सदर शौकत अली साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जाके जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और हमारे शौकत साहब बहराइच से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले उनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि शौकत अली साहब जो है बहराइच के एक विधानसभा से उनको मटेरा से जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ओवैसी साहब गए थे बैरिस्टर साहब और अभी सभा को संबोधित किए थे मटेरा में। उसके बाद एक इल्ज़ाम खुल के आया जो अपोजिशन वाले लगा रहे थे कि वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी विधायक हैं, उनको हराने के लिए AIMIM वहाँ शौकत साहब को टिकट दे रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष की जो इल्ज़ाम है आप पे? आप मुसलमान जो कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, जो भी समाजवादी में बैठा हो, कांग्रेस में बैठा हूँ, उसको मैं नामर्द कहता हूँ। वो अपने अवाम की, अपने मुसलमान कौम की आवाज़ नहीं उठाएगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा। ऐसे कैंडिडेटों की, ऐसे विधायकों की हमारे कौम को, हमारे जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जो हमारे लिए लड़े, जो हमारे लिए संसद में से लेके सड़क तक आवाज़ उठाए, उसके लिए हम आगे आएंगे ना, उनको लेके आएंगे। और शौकत अली साहब एक बहुत अच्छा विकल्प है वहाँ के लिए। शौकत अली साहब एक उत्तर प्रदेश के बहुत बेहतरीन लीडर है और वहाँ की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ बनते रहते हैं, वो उनके लिए खड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करे। मेरी दुआएं शौकत अली साहब के साथ है। ज़रूरत पड़ी शौकत अली साहब को तो अरशद अशरफी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा जाके इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब जब अपना स्पीच देते हैं, लोग बहुत सुनते हैं उनको, बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि काबिल तारीफ़ हैं वो।
वो कहीं से काटने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जनसभाओं में भीड़ होती है और वो लगातार कहते हैं कि तुम अपना नेता चुनो, जब तक चुनोगे नहीं, विधानसभा लोकसभा में तुम्हारे लोग नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन फिर भी लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा वक्त लगता है। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव लड़ी, सबसे पहला 2017 से पहले बीकापुर जो है फैज़ाबाद के दरमियान में पड़ता है, वहाँ चुनाव लड़े, एक दलित साथी को लड़ाया। उसके बाद 2017 में हमने पहला इलेक्शन लड़ा तो कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, मगर क्या है उसके बाद हमने 17 के बाद 22 में चुनाव लड़ा। उससे पहले भी 22 में जो है आपका निकाय चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने तकरीबन वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष निकाले, सभासद निकाले। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त लगता है, समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे कौम के लोगों को गुमराह कर दिया गया है। ये समाजवादी, क्यों हमारे कौम में बैठे कुछ दलाल ऐसे हैं जो सिर्फ समाजवादी के खाते हैं और क्या नाम है कांग्रेस का खाते हैं और चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, उनके बस की कुछ बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर 2027 विधानसभा यूपी में अगर सपा के साथ गठबंधन हो जाता है AIMIM का, तो फिर ये इल्ज़ाम किस पे लगाएंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बात तो खौफ में है और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये चीज़ कह दिया है बिल्कुल खुले तौर पे कि हम बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं। जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है हम उनके साथ हैं, तो हमने साथ का ऐलान कर दिया है। अगरचे वो मुस्लिम लीडरशिप को जानते हैं, अगरचे वो मुसलमानों का अधिकार देना जानते हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो गठबंधन करेंगे। अगरचे नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिहार देख लिया, उत्तर प्रदेश अभी बाकी। बिहार में भी इल्ज़ाम लगा था कि जिससे केवटी विधानसभा था, देखा जाए तो जितना AIMIM को वोट आया उतने ही से फराज फातमी जो राजद से चुनाव लड़ रहे थे उतने ही वोटों से आ रहे। दरभंगा ग्रामीण में भी नुकसान, क्या लगता है कि उनके AIMIM के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की वजह से नुकसान हुआ है? देखिए, ऐसा है कि इल्ज़ामात तो हमारे ऊपर बहुत लगते हैं, मगर सवाल यहाँ ये है कि हमारे कौम की आवाज़ को कौन उठाता है, मजलूमों की आवाज़ को कौन उठाता है। इल्ज़ामात लगाने वाले बहुत लोग उल्टा सीधा इल्ज़ामात लगाएंगे हमारे ऊपर, मगर उनसे सवालात पूछिए इल्ज़ाम लगाने वालों पे। जब मुसलमानों की बस्तियों को तोड़ा जाता है, जब मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, जब मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है, तो ये खामोश क्यों बैठे रहते हैं? इल्ज़ामात लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आगे आ जाते हैं, मगर जब हमारे कौम पे जुल्म सितम हो रहा होता है, जब मजलूमों पर जुल्म सितम हो रहा होता है, तो ये खामोश बैठे होते हैं। तो क्या AIMIM वहाँ जाती है? बिल्कुल आवाज़। आप बताइए ना कि हिंदुस्तान में 3 तलाक का बिल जब लाया गया तो आवाज़ कौन उठाया? CA NRC जो हुआ, CA NRC का जो बिल लाया गया तो उसके खिलाफ कौन बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। आप बताइए कि कोई भी हिंदुस्तान के कहीं पे भी मुसलमानों के खिलाफ, जो दलितों के खिलाफ जो है कानून लाए जाते हैं या उनके ऊपर जुल्म करा जाता है, तो सबसे पहले आवाज़ पार्लियामेंट में किसकी गूंजती है? वाहिद एक शख्स खड़ा होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नाम है उनका, ठीक है। और भी तो कांग्रेस के बैठे हैं वहाँ पे, समाजवादी के बैठे हैं MP, मगर कोई किसी के हलक में ज़ुबान नहीं है, सब चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। मगर एक शेर खड़ा होता है, बोलता है, हमारी जमात बोलती है वहाँ पे, हम बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, आपको एक बात लगता है कि एक शायर है उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस से अभी राज्यसभा सांसद है, इमरान प्रतापगढ़ी, जहाँ जहाँ AIMIM की रैली होती है कांग्रेस उनको, आपको लगता है कि जानबूझ के भेजती है ताकि AIMIM का काट किया जाए? देखिए, क्योंकि उनके रैली में अक्सर देखा जाता है कि जब वो रैली करने जाता है इमरान प्रतापगढ़ी, तो वो अपोजिशन BJP हो, राजद हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ ना बोल के उनका भी जो वार होता है वो AIMIM पे होता है। ऐसा है कि टुचपुतिया जिसको कहते हैं, जो गवैया था, हमारे नाम के कसीदे पढ़ा करता था कि ए अकबर मैं तेरा, ए हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, वही एक शख्स बोला जो दहाड़ कर पार्लियामेंट में बोला। हमारे कसीदे से फेमस हुआ है, बैरिस्टर साहब के साथ बैठ के चाय पी के फेमस हुआ है। अब ऐसा है कि हमारे कौम में मुनाफिक बहुत पाए जाते हैं, तो उन मुनाफिकों का सरदार है इमरान प्रतापगढ़ी, और हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा तो उसके घर, उसकी गाड़ी में पेट्रोल कैसे डाला जाएगा, उसका घर कैसे चलेगा? एक दलाली करने का काम है उनका, काम दलाली करने का, तो दलाली कर रहे हैं कांग्रेस में बैठ के। हमारे एक्चुअली क्या है कि कुछ दलालों की जो है और कुछ मुनाफिकों का जो है वो हमारे नाम से घर चल रहा है। जब तक हमारे बारे में वो बोलेंगे नहीं तो उनका खाना हजम नहीं होगा। अब दिल्ली MCD की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहने वाले हैं, दिल्ली से ही हैं और यहाँ के यूथ इंचार्ज हैं, तो MCD को लेके अभी तक कितनी तैयारी चल रही है? क्या AIMIM डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है? देखिए, हमारे सदर डॉक्टर शोएब जमाई साहब, हमारी पूरी दिल्ली स्टेट टीम, मेन यूथ दोनों मिलके हम वार्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, डॉक्टर शोएब जमाई साहब
द्वारा जो है हम लोग सब मिलके जो है SIR कैंप चला रहे हैं इस वक्त दिल्ली में। SIR SIR जो अभी चल रहा है, SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है दिल्ली में, उसके लिए AIMM क्या क्या मेहनत कर रही है, क्या लोगों को जागरूक कर रही है? AIMIM की टीम जा रही है? MIM की जो टीम है डॉक्टर शोएब जमाई साहब की हिदायत पे पूरी दिल्ली टीम और हमारी यूथ टीम सब मिल के जो है अभी तक दिल्ली में तकरीबन 7 ज़िलाओं में हमारा कैंप लगा है SIR कैंप। एक आपका मुस्तफ़ाबाद करावल नगर ज़िला है और एक आपका क्या नाम है चांदनी चौक ज़िला है, एक आपका साउथ दिल्ली में भी चल रहा है, संगम विहार में चल रहा है, ओखला में चल रहा है। 7 ज़िलाओं में दिल्ली में हमने कैंप लगा लिया है जहाँ पे हम सुबह से शुरू करते हैं और रात तक उस कैंपों पे भीड़ होती है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को कर रहे हैं। MCD चुनाव में AIMIM कितने सीटों पे प्लान कर रहे हैं आप लोग चुनाव लड़ने का? मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर शोएब जमाई साहब का कहना है ये चीज़ कि हम 50 से ज़्यादा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा बैरिस्टर साहब को हम एक चीज़ को सौंपेंगे और हमारी मांग ये है कि हम 50 से ज़्यादा सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सीटों पे लड़ने की हमारी कोशिश है और जैसा हालात बनेगा वो मीडिया के ज़रिए जो है सभी को बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्या पार्टी की तरफ से अगर अरशद अशरफी को मौका दिया जाता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे MCD का? देखिए ऐसा है कि मैं इस वक्त तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, और कोशिश थी कि लड़ेंगे, मगर अब जो थिंकिंग है इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का, मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं कोई ना चुनाव लड़ने आया हूँ ना मैं किसी मफाद से पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कौम के जो नौजवान साथी हैं उनको लीडर बनाना चाहता हूँ। दिल्ली के हर एक विधानसभा से एक लीडर पैदा करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा मकसद है। जिस दिन ये मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन अरशद अशरफी दिल्ली के किसी भी विधानसभा से किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ लेगा। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोग का पर्पस हो जाता है पार्टी से जुड़ना है कि टिकट लेना है, और बहुत बार देखा भी गया ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़ते हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो या फिर विधानसभा हो या लोकसभा, तो वो फिर पार्टी चेंज कर लेते हैं। क्या अगर ऐसा अरशद अशरफी भी करेंगे आगे चल के? देखिए अरशद अशरफी का जो करियर रहा है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और मैंने पार्टी पॉलिटिक्स में आया ही हूँ तो MIM की वजह से आया हूँ, और MIM जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे जिस्म में सांस है, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, तब तक हर एक सांस MIM के नाम पे लेता हूँ। लेकिन ये बातें तो बहुत होती है, आपने देखा होगा राघव चड्ढा आम आदमी के सांसद, वो भी ये बात कहते थे कि कोई ऐसी दौलत नहीं बनी है जो राघव चड्ढा को ख़रीद ले। सयानी को अभी आपने देखा होगा बंगाल में, उन्होंने कहा था बंगाल के अंदर कि मतलब मेरी करियर जो शुरू हुई है राजनीति की वो ममता बनर्जी की छत्र छाया में शुरू हुई है, मर जाऊंगी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही वो BJP को समर्थन देती हैं। देखिए अरशद अशरफी को ख़रीदने की भी कोशिश करी गई है, अरशद अशरफी को जान से मारने की भी कोशिश करी गई है, मगर अरशद अशरफी अभी तक बिका नहीं है, ना डरा है किसी से, और किसी की माँ के अंदर जनी नहीं है। मैं उस सिलसिले से वाकिफ़ रखता हूँ जहाँ पे ये चीज़ सिखाया जाता है, और पहली बात तो मैं मुसलमान हूँ, अपने ईमान पे पुख्ता हूँ, और उस सिलसिले से मैं वाकिफ़ रखता हूँ अशरफी सिलसिले से कि हम ना किसी के सामने झुकने वाले हैं ना किसी से बिकने वाले हैं। हम मज़लूमों की आवाज़ उठाएँगे और मज़लूमों के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे। अगर दिल्ली MCD चुनाव में अगर अरशद अशरफी को आम आदमी पार्टी या फिर BJP या कोई भी दूसरी पार्टी से अगर मौका मिलता है, सीधा ऐलान किया जाता है कि आइए आपको हम टिकट देते हैं, क्या जाएंगे अरशद अशरफी? अरशद अशरफी का आप मोटिव नहीं समझे कि मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा जो मकसद है वो दिल्ली के हर एक विधानसभा से अपने कौम के लड़कों को निकाल के लीडर पैदा करना है, लीडर बनाना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जब आवाम कहेगी कि आपको लड़ना है तो इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ूंगा फिर बाद, मगर अभी कोई मेरा प्लानिंग नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। चलिए अब दिल्ली के कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। कि दिल्ली के युवा रोज़गार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर परेशान हैं, आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कैसे सोच रही है? देखिए हम तो कहते हैं, हम तो आवाज़ उठाते हैं, हर एक चीज़ पे आवाज़ उठाते कहते हैं कि एक बात बताइए कि आज युवा परेशान हालात है। मोदी जी ने कहा कि हम 10,000 या 10 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ से ऊपर नौकरियां देंगे, 15 लाख सबके खाता में भेजेंगे। मेन चीज़ क्या है कि हमारे इंडिया में जो कुछ अनभक्त बैठे हैं वो परेशान भी वही हैं आज के वक्त में हद से ज़्यादा, जो BJP के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जाके खड़े हुए कि काहे भले पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो जाए मगर वोट तो BJP को देंगे। जब वोट दिए हो तो झेलो। मगर कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो
सेकुलरिज्म माइंड रखते हैं, जो अपने चीज़ों को लेके चलते हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, ये सरासर गलत था। भारतीय जनता पार्टी इस देश को खोखला कर रही है और खा रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं ये इस तरीके से इस पे फ्रंट में देखूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक चीज़ पे पार्लियामेंट में बोलती है, मेरे सदर बोलते हैं, और हमारे जो विधायक हैं, 5 विधायक बिहार में, या जितने भी हमारे नगर सेवक हैं और जिला पंचायत के सदस्य, हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों पे आप मौजूदा सरकार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा तो ख़त्म कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता है वो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल है। अनपढ़ जाहिल है। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, स्मृति ईरानी, जो सेंट्रल में बैठी हैं, उनका तो खुद फर्जी सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको तो अब हटा दिया गया। अरे भाई, लगा क्यों था आप बताइए ना। सत्ता है, रस्सी को तो सांप बना दिया जाएगा ना। आया तो हमारे पास न्यूज़ के ज़रिए से था ना। सरकार इनकी, अदालत इनकी, तो कुछ भी कर सकते हैं। मगर एक बात बताइए, हमारे दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके बयानात को सुनिए। दिल्ली में जमुना पार के लमसम में कूड़े का पहाड़ है, तो कूड़े के पहाड़ को हटा नहीं रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे मंत्री रोज़ जाके शाम में खड़े होते हैं और कूड़े के पहाड़ को ये कहते हैं कि भैया तुम्हें जाना पड़ेगा। इतने जाहिल अनपढ़ लोग हैं, आप सोचिए कि कार्य के जगह सिर्फ जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो है, इतने अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस की जयंती है। अब बताइए, ऐसे लोग जब सीएम बनाए जाएंगे, विधायक एमपी बनाए जाएंगे, तो शिक्षा कहाँ आएगा? महंगाई तो बढ़ेगी ना। लूट खसोट करने के लिए बैठे हैं ये लोग, हर एक चीज़ का रेट बढ़ा दिया है। आज देखिए, एथेनॉल की जो चीज़ें आ रही है पेट्रोल को लेके, तो कहाँ है? नितिन गडकरी जी सामने है, उन्होंने प्लांट लगवा रखा है अपना, मीडिया में चल रहा है, आवाम बोल रही है। जो गाड़ियाँ ले चुके हैं लोग, वो क्या करेंगे? बेचेंगे। आपने तो कहीं का छोड़ा नहीं है हमें। आवाम तो परेशान हालात हैं। ये आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इस देश की राजनीति कोई बदल सकता है तो दलित और मुस्लिम एकता ही बदल सकता है, बीजेपी को हटा सकता है। दिल्ली के युवाओं और मतदाताओं को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि 2027 में बहुत करीब है कि एमसीडी चुनाव होगा? मैं दिल्ली के युवाओं को तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोग अपने वोटर आईडी को बनाइए। जिसका वोटर लिस्ट नहीं है वो अपना नाम को चढ़ाइए। एसआईआर चल रहा है, सब लोग आगे बढ़ के आइए। और जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़े, वहाँ पे आप मजबूती से खड़े हुइए साथ में आके, क्योंकि कोई आपके लिए सोच सकता है, कोई बोल सकता है, तो वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल सकती है, जो हैदराबाद में हमने करा है। आप बताइए ना, कोई ऐसी पार्टी होगी जो आपके लिए आवाज़ को उठाता होगा? लेकिन एक इल्ज़ाम ये भी लगता है AIMIM पे कि आप हैदराबाद में 7 सीट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह आप जाते हैं तो 10, 15, 35 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, खेल कर देते हैं आप। ऐसा है कि हैदराबाद के अंदर में हम 7 सीटों पे ही सीएम को झुका देते हैं। मैंने देखा, बहुत लोग कह रहे हैं ये सवालात को कि 7 सीटों से हम ऊपर नहीं जाते। हैदराबाद में हम, चाहे कांग्रेस का सीएम हो, चाहे केसीआर हो, चाहे कोई सा भी सीएम हो, हम 7 सीटों पे गिरा देते हैं, उनको झुका देते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी हम और भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जहां उत्तर प्रदेश में लड़ने की बारी आई है तो उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के युवाओं को दिल्ली की राजनीति में पर्याप्त जगह मिल रही है जो मिलना चाहिए था? युवाओं को पूरे देश में कहीं पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि युवाओं के साथ जो है दोहरा व्यवहार करा जा रहा है, छात्रों के साथ दोहरा व्यवहार करा जा रहा है। आप जान रहे होंगे, एक मीम चल रहा है कि पहले पेपर का अनाउंसमेंट यही करते हैं, फिर पेपर लीक करते हैं। किसी का सेंटर दे दिया जाता है निकोबार, कोई दिल्ली में बैठा है तो उसका आप केरल में दे देंगे सेंटर। क्या चल रहा है ये? सरासर तो गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मगर खामोश बैठे हैं। अब जो लोग खड़े हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ लोग खड़े हैं। तो जनता उनको ही वोट कर रही है लगातार। देखिए, जनता जिस दिन आर्थिक व्यवस्था को देखने लगेगी, देश आर्थिक चीज़ों से चलता है, देश जीडीपी से चलता है, देश चलता है अर्थव्यवस्था से चलता है। अगर से हम इस मुद्दे पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, हम डेवलपमेंट पे बात करें, हम आगे वाले फ्यूचर पे बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। बाकी चोरी बेईमानी का तो इनका राज है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर AIMIM को मौका मिले दिल्ली की राजनीति में किसी पार्टी से गठबंधन करने के लिए, तो क्या करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, वो फैसला तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है और हमारे दिल्ली सदर साहब का है, हमारी पूरी कमेटी का है। जैसा वक्त रहेगा वो तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। अब आपसे कुछ काउंटर सवाल होगा, 1 मिनट के अंदर आपको जवाब देना होगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम कि AIMIM पे लगातार इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि वो एक विशेष समुदाय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाता है। क्या ये सही है या गलत है? अब लोग इसको सही कहे या गलत कहे, मगर मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ 2011 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, रघुनाथ नाम मिश्रा की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के अंदर अगर से सबसे कोई पिछड़ा वर्ग है तो वो मुसलमान है। समाजवादी हो, कांग्रेस हो, चाहे तमाम पार्टियां रही है, सिर्फ मुसलमानों को तेज पत्ती की तरह यूज़ करा गया, सिर्फ इस्तेमाल करा गया। मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोला, मुसलमानों के लिए कोई नहीं लड़ा। हमारे घरों को जला दिया गया, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूट लिया गया, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाया। अगरचे हम आप आज अपने कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो आज गलत कह रहे हैं। क्या यादवों की पार्टी नहीं है? क्या हरिजनों की पार्टी नहीं है? क्या पंडितों की पार्टी नहीं है? क्या नाम है, मलइयों की पार्टी नहीं है? तमाम जातियों की पार्टी। आज मुसलमान एक कौम है, अगरचे उसके ऊपर जुल्म और सितम करा जा रहा है, तो आज हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम गलत हैं, कम्युनल है, बाकी लोग सेकुलर हैं। MIM पे लगातार बी टीम होने का इल्ज़ाम लगता है कि BJP की बी टीम है। ये सुनने के बाद कितनी तकलीफ होती है या हकीकत है इसके पीछे कुछ? ऐसा है कि कांग्रेस वाले जो है वो बीजेपी की अम्मा है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा तो राज करने वाली कांग्रेस रही है। देश में 70 साल से ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस रही है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी? भारतीय जनता पार्टी तब बनी 1980 के दरमियान में। महात्मा गांधी को गोली मारा गया, किसने मारा था? कि इस देश का सबसे पहला जो आतंकवादी था नथुराम गॉडसे ने मारा था। नथुराम गॉडसे किसका प्रमुख था? जनसंघ का, RSS का। RSS और जनता दल मिलकर 1980 के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस वक्त इख्तियार में कौन बैठा था? कांग्रेस बैठी थी। कांग्रेस ने बैन करा RSS को, मगर वापस बैन हटा लिया। 2014 से पहले AIMIM भी कांग्रेस को समर्थन करती थी। ऐसा है कि जब मुसलमानों के साथ समर्थन नहीं करती थी। दरुसलाम में इंदिरा गांधी आई थी, हम नहीं गए थे। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में दरुसलाम आई थी इंदिरा गांधी, तब हम उनके साथ थे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मजलिस अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है। मेरा सदर लोगों के लिए काफ़ी है, उन 350 गुंगों के लिए काफ़ी है मेरा सदर, और मजलिस का हर एक बंदा और उन विधायकों और MPओ के लिए काफ़ी है। अब दिल्ली से कुछ सवाल ले लेते हैं कि दिल्ली के अभी आपके ही उत्तम नगर की घटना है कि एक उज़ैब नाम के शख्स जो ओला ड्राइवर थे 25 वर्ष के, उनको मार दिया गया बेरहमी से। क्या अरशद अशरफी अभी तक उनके परिवार से मिलने के लिए गए हैं? हमारी टीम वहाँ पे गई है, उनसे मुलाकात करी है, उनकी टीम से ही बात हुआ है। मैं दिल्ली से बाहर था, मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला अभी 1-2 दिन बाद उन लोगों से मुलाकात भी होगी। हम इन सब चीज़ों पे, ये जो मुसलमानों के ऊपर मॉबलिचिंग करी जा रही है, मुसलमानों को जो मारा जा रहा है, ये नफरती चिंटू बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विचारधारा फैलाई गई है, जनसंघ की तरफ से फैलाई गई है, बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद के द्वारा ये चीज़ फैलाई जा रही है और खामोश बैठी है प्रशासन। अगर यही उसकी जगह पे कोई, उज़ैफ की जगह पे कोई सचिन होता या कोई कुमार होता या कोई और जिसपे नाम जो है नॉन मुस्लिम होता, तो अभी तक उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता, उनके पूरे घर को उठा के जेल में डाल दिया जाता। मगर अभी तक उज़ैफ के जो भी कातिल हैं वो फरार कुछ चल रहे हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं, मगर उनके साथ बहुत ही पोलाइटली पेश कर रही है प्रशासन। तो दिल्ली AIMIM आगे क्या करने वाली है? क्या उज़ैफ के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगे जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो। हम उन सब के लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। विपक्ष का एक और सोशल मीडिया पे भी चलता है कि जहां BJP हिंदू के लिए काम करती है, वहीं AIMIM सिर्फ मुसलमान के लिए काम कर रही है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तेलंगाना के हैदराबाद, सरजमीन रखन हैदराबाद में राजा सिंह भी है और वो त्रिशूल वाली मैडम भी है। तो जब हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के एरिया में जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो उसको रोकने वाला कोई इंसान था तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, और उसके लिए कोई फ़ंड करा गया। 10 करोड़ का फ़ंड निकाल के जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जो है उस मंदिर को बनाने के लिए दिया। तो अब आप कैसे बता सकते हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं? फिर भी जो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है ओवैसी साहब की बात है कि कुछ कौम के दलाल बैठे हुए हैं कांग्रेस में, समाजवादी में,
जिनका घर चल रहा है, इलेक्शन के वक्त में शटर उठाते हैं और दुकान को खोल के बैठ जाते हैं। एमआईएम को हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस पे वार करती है, कांग्रेस पे करती है, महागठबंधन के जो और पार्टी उन पे करती है, ऐसा क्यों है? क्यों? अभी मैं क्या सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल रहा था? आज इस वक्त के दौर में अगरचे बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है तो वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरा सदर है और हमारी जमात कर रही है, और किसी के अंदर दम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर ले, उनके खिलाफ बोल दे। एक और इल्ज़ाम लगता है कि जो लोग लगाते हैं कि अगर कोई भी दूसरे पार्टी के लोग कुछ बोलते हैं तो या तो जेल होते हैं या फिर उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंचती है, लेकिन एआईएमआईएम के ना ही अभी सदर साहब के यहाँ कोई ऐसा हुआ है और ना ही उनके लोग को जेल में डाला जाता है। ऐसा है कि सरकार का समर्थन है क्या? देखिए, ऐसा है कि मेरा सदर बैरिस्टर है और जितनी संपत्ति है मेरे सदर का उतना जीएसटी भी जाता है, उतना टैक्स जाता है। एक ईमानदार लीडर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी से लोग लगे हुए हैं। कोई फरेब, कोई मक्कारी नाम की चीज़ नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ अपने काम को करना जानती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान को लेना जानती है। तो क्या लगता है कि देश में और भी ओवैसी साहब की तरह बैरिस्टर नेता होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों को लीडर बनाया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आज अगरचे मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है कि मैं एक दिल्ली की आवाज़ हूँ, मैं एक राज्य की आवाज़ हूँ। तो ऐसा ही देश के हर एक कोने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक लीडर पैदा होगा इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं काउंटर अटैक में कि अगर फ्यूचर में कभी आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कोई ऐसा काम जो आप दिल्ली के लिए बेहतर करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़े ख्वाब नहीं रखता हूँ। अगरचे अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, अगरचे अल्लाह ने करा तो मैं जितने भी मज़लूम हैं, उनके जितने भी मज़लूम परेशान हालात हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं करूँगा। जो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स जो है बहुत बदहाली से गुज़र रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोग जो है सड़कों पे सो रहे हैं। दिल्ली में जो है कुछ लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। कोशिश ये रहेगी जो मेरे सदर का पैगाम रहेगा उस तरीके से हम काम करेंगे। और अल्लाह जब तक ज़िंदा रखा है, मैं सीएम बनूँ या ना बनूँ, एमएलए बनूँ या ना बनूँ, पार्षद बनूँ या ना बनूँ, मगर जितनी मेरी हैसियत है इंशाअल्लाह ताला अरशद अशरफी उतना आवाम के लिए लड़ता रहेगा, उतना बोलता रहेगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरी सांस आखिरी तक चल रही है इंशाअल्लाह। दिल्ली में पानी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा खासकर गर्मी में बढ़ जाती है, उसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार उस पर काम नहीं कर पा रही है ठीक से? सरकार तो किसी चीज़ पे काम नहीं कर रही है। पानी की व्यवस्था जो चल रही है, प्लांट है, पानी को बेचा जा रहा है, सब धांधलेबाजी करी जा रही है। गैस की धांधलेबाजी करी जा रही है, अनाजों की धांधलेबाजी करी जा रही है। किसान फांसी लगा रहा है, मगर राज कौन कर रहा है? अंबानी जी कर रहे हैं, इनके बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं सब लोग। इससे पहले आपने आम आदमी की भी सरकार देखी है दिल्ली में, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है कि इन दोनों में बेहतर विकल्प कौन था? क्या आम आदमी बेहतर थी या अभी बीजेपी बेहतर कर रही है? देखिए कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो मुँह साफ है। एक गले लगा के पीठ में छुरा भोगता है, एक सामने से भोगता है। मेरी नज़र में ना आम आदमी पार्टी सही है, ना मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी सही। आखिरी सवाल है कि आपके पास दो प्रवक्ता का नाम लूँगा मैं अभी, वक्ता का। एक आपके खुद ओवैसी साहब हैं और दूसरा राहुल गांधी। आप किसको चुनेंगे? सबसे बेहतर किन का वक्ता होता है? अरे ऐसा है, मेरे सदर, अब इस देश में कोई सा भी लीडर ले आइए, मेरे सदर से मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी बच्चा है, अभी उसको सियासत सीखने में वक्त लगेगा। उससे अच्छा तो हमारे ज़िला अध्यक्ष लोग बोल लेते हैं, वो क्या बोल पाएगा भाई। तेलंगाना के सीएम में आप किसको बेहतर देखते हैं, केसीआर या फिर अभी रेड्डी? देखिए, ऐसा है कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही नाम चलता है, अकबर भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी। जब वो खड़े होते हैं विधानसभा में तो उनके सामने सबकी तूती बोल जाती है, चाहे वो केसीआर हो, चाहे रेड्डी हो, चाहे कोई भी हो। अकबरुद्दीन ओवैसी इज़ बेस्ट। एक अभी बीच में सोशल मीडिया पे निकल गया, उसके पुष्टि नहीं हो पाई कि कितनी हकीकत है उसमें। असीम वकार साहब जो आपके पार्टी के हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, और जब वो बोलते हैं तो लोग उनको बहुत गौर से सुनते हैं। तो उनके बारे में खबर आई थी कि वो एआईएमआईएम छोड़ के कांग्रेस में जाने वाले। क्या वाकई में जाएंगे या फिर एक हवाबाजी कर दी गई है? ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। आप भी तो बहुत सारे लोगों का, कांग्रेस वालों का इंटरव्यू लेते हैं, आम आदमी पार्टी वालों का लेते हैं, बीजेपी वालों का लेते हैं, तो आज एमआईएम वाले से ले रहे हैं। तो क्या मैं आपसे मिल के कहीं पार्टियों में जाने वाला हूँ? देखिए, एक आपसी जो विचारधारा होती है, आपसी जो बातें होती हैं, वो एक अलग है और राजनीतिक एक मंच अलग होता है। राजनीतिक मंच आपसदारी एक अलग चीज़ें हैं और राजनीतिक मंच अलग है, तो उनका आपसी व्यवहार होगा हर एक चीज़ को लेके। जो अखिलेश यादव से, वो पहले भी समाजवादी पार्टी में रह के ही एमआईएम में आए,
तो उन्होंने जब इतना अच्छा विकल्प छोड़ा अपना, वो उनका एक विकल्प था, समाजवादी सत्ते में थी, तब जो वो छोड़ के आए हैं MIM में, तो उनका मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई थिंकिंग होगा। बाकी जिसके मन में क्या है वो अल्लाह जानता, बेहतर जानता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त दिल्ली स्टेट के AIMIM यूथ इंचार्ज अरशद अशरफी साहब, जिन्होंने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और काउंटर अटैक में इन्होंने बहुत बढ़िया से जवाब दिया है। बने रहें खबरों की चाय के साथ, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।